Assalamu alaikum and welcome in our course of biopharmaceutics and pharmacokinetics. Today topic of biopharmaceutics course is the gastrointestinal absorption and physicochemical considerations. ठीक है, अब ड्रग के एब्जॉर्प्शन के लिए हमें ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीआई ट्रैक जो है उसके अंदर ड्रग की एब्जॉर्प्शन किस तरह से होती है। ठीक है, सो इसके लिए जो है वो तीन हमारे पास फैक्टर्स होते हैं. फर्स्ट फैक्टर इज़ द एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर, सेकंड इज़ द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग्स और थर्ड फॉर्मुलेशन फैक्टर्स. ठीक है, ये तीन फैक्टर्स हैं जो कि ड्रग की एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होते हैं. वन बाय वन हम इन तीनों फैक्टर्स को देखेंगे. आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली रिलेटेड है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स रिलेटेड टू ड्रग एब्जॉर्प्शन. अगर हम जीआई ट्रैक की बात करें तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसकी एब्जॉर्प्शन समझने के लिए ड्रग की जीआई ट्रैक के अंदर ये ज़रूरी है कि हम पहले ये देखें कि जीआई ट्रैक है क्या, उसकी क्या लेयर्स हैं और कौन कौन सी लेयर से ड्रग को एब्जॉर्ब होना पड़ता है जर्नल सर्कुलेशन तक जाने के लिए. तो सबसे पहले ये है कि जीआई ट्रैक की जो लेंथ होती है ना वो कितनी होती है, 6 मीटर लॉन्ग, और टोटल उसके अंदर 4 लेयर्स होती हैं. द फर्स्ट लेयर इज़ द सिरोसा, सेकेंड इज़ द मस्कुलरिस एक्सटर्ना, थर्ड इज़ सब म्यूकोज़ा एंड फोर्थ इज़ द म्यूकोज़ा. तो यहाँ पे पिक्टोरियल फॉर्म में भी सारी लेयर्स जो हैं वो मेंशन है. जैसे यहाँ पे म्यूकोज़ा है, देन सब म्यूकोज़ा है, ठीक है, मस्कुलरिस है, सिरोसा है. और इस डायग्राम के थ्रू अगर हम देखें सो बेसिकली सबसे इंटरनल जो लेयर होगी हमारे पास वो होगी म्यूकोज़ा. ठीक है, देन सब म्यूकोज़ा, देन मस्कुलरिस एंड देन सिरोसा. ठीक है, इस तरह से ये अपवर्ड जा रही है, म्यूकोज़ा, सब म्यूकोज़ा, मस्कुलरिस एंड सिरोसा. यानी अगर मैं पूछूं सबसे टॉप लेयर क्या है तो आप बोलेंगे सिरोसा. ठीक है, अगर मैं पूछूं सबसे लास्ट लेयर क्या है तो आप बोलेंगे म्यूकोज़ा. सही. देन उसके अंदर मसल्स वगैरह होते हैं तो हम वन बाय वन एक एक लेयर के बारे में अब देखते हैं. सो फर्स्ट जो हमारे पास लेयर है, सबसे टॉप लेयर है हमारे पास सिरोसा की. सिरोसा बेसिकली क्या है, हमारे पास अटर लेयर है. ठीक है, सबसे आउटर लेयर है और ये कंसिस्ट करती है एपिथेलियल सेल्स के ऊपर. ठीक है, सिरोसा के अंदर हमारे पास कौन से सेल्स मौजूद होते हैं, एपिथेलियल सेल्स. ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास सेकंड जो लेयर होती है वो है मस्कुलरिस एक्सटर्ना. मस्कुलरिस एक्सटर्ना की अगर हम बात करें तो ये मज़ीद डिवाइड होती है 2 लेयर्स के अंदर. ठीक है, पहली लेयर जो है हम उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलरिस एक्सटर्ना. तो इसको मैं शॉर्ट में ME लिख देती हूँ, मस्कुलरिस एक्सटर्ना. ठीक है, और दूसरी लेयर जो होती है वो होती है सर्कुलर मस्कुलरिस एक्सटर्ना. ठीक है, अच्छा, अब जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल लेयर है ना उसके अंदर जो मसल्स की शेप होगी ना वो किस तरह के होंगे, लॉन्गिट्यूडनल होंगे. ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल लेयर के अंदर मसल्स की शेप जो है वो लॉन्गिट्यूडनल होगी. ठीक, देन जो हमारे पास सर्कुलर लेयर होगी ना, यहाँ पे भी ये देखें आपको दिख रहा होगा, ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल लेयर और मसल्स की जो शेप है वो लॉन्गिट्यूडनल है. जो सर्कुलर लेयर है ना हमारे पास ये वाली, ठीक है, आप यहाँ पे देखें सर्कुलर लेयर में मसल्स की शेप कैसी है, सर्कल्स की फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में देखें इस तरह से. ठीक है, गोल गोल. सो इस बेसिस पे जो है हमारे पास मस्कुलरिस एक्सटर्ना जो है वो 2 तरह के लेयर्स में डिवाइड हो रही है. किसकी बेस के ऊपर, अपने शेप की बेस के ऊपर मसल्स की. ठीक है, अच्छा, जो हमारे पास सर्कुलर जो फॉर्म में है ना, ये जो है जिसकी सर्कुलर ओरिएंटेशन है, सर्कुलर मस्कुलरिस, ये हमारे पास जो होती है वो थिक लेयर होती है. ठीक है, ये याद रखने की बात है कि जो ये वाली लेयर होगी वो थिक होगी. अच्छा, देन उसके बाद थर्ड है हमारे पास सब म्यूकोज़ा. सब म्यूकोज़ा की अब हम बात करें तो सब म्यूकोज़ा बेसिकली इट कंटेन्स सेक्रेटरी सेल्स, लिम्फेटिक सेल्स एंड ब्लड वेजल्स. ठीक है, जो हमारे पास ये वाली लेयर है सब म्यूकोज़ा की, इसके अंदर जो होते हैं वो सेल्स होते हैं जो कि सिक्रेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं बॉडी के अंदर. ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम के भी सेल्स होते हैं और ब्लड वेजल्स के भी सेल्स होते हैं. इसके अंदर ब्लड वेजल्स भी होती हैं. ठीक है, अच्छा, उसके अलावा हमारे पास फोर्थ है म्यूकोज़ा. म्यूकोज़ा जो है अब हमारे पास मज़ीद
3 लेयर्स में डिवाइड होती है। कितनी लेयर्स में? म्यूकोजा इज सब डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। द फर्स्ट लेयर जो होती है इसकी वो एपिथेलियल सेल्स की लेयर होती है, ठीक है, पहली लेयर तो ये हो गई। देन उसके बाद जो सेकेंड लेयर होती है इसकी वो लेमिना प्रोपिया होती है। क्या होती है? लेमिना प्रोपिया, ठीक है। लेमिना प्रोपिया के अंदर हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। फर्स्ट में एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं और यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, ठीक है। ये होती है हमारे पास सेकेंड लेयर। देन उसके बाद हमारे पास है थर्ड लेयर। थर्ड लेयर होती है हमारे पास मस्क्यूलरिस म्यूकोजा, ठीक है। मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना और मस्क्यूलरिस ये है म्यूकोजा, ठीक है। तो मस्क्यूलरिस म्यूकोजा और मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना को एक साथ मत कीजिएगा, ये अलग अलग है। मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना पूरी ही अलग लेयर है और जो मस्क्यूलरिस म्यूकोजा है ना वो सब पार्ट है किसका? म्यूकोजा का, ठीक है। तो आपको ये बेसिक जो है इसके एनाटॉमी की किस तरह से कौन कौन सी लेयर्स हैं ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ दिख रही होगी मस्क्यूलरिस म्यूकोजा लेयर, ये रही, ठीक है, इस जगह पे। अब हम बात करते हैं हमारे जीआई ट्रैक की कि जीआई ट्रैक हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है। सबसे पहले हमारे पास होता है माउथ, ठीक है। माउथ के अंदर हमारे पास क्या होता है? सलाइवा होता है। अब हम सलाइवा की अगर बात करें कि कितना सलाइवा हमारे पास रिलीज़ होता है एक दिन के अंदर, तो इट इज़ अबाउट दी 1500 ml पर डे, ठीक है। अच्छा, सलाइवा की हमने बात यहाँ पे क्यों करी? क्योंकि हमारे पास जो ड्रग्स होती हैं जिसमें हमारे पास ODT ड्रग्स होती हैं। ODT ड्रग्स मीन्स ओरल डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट्स, ठीक है। अब इन टैबलेट्स में क्या होता है कि ये हमारे सलाइवा के अंदर ही डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। अब कुछ पेशेंट्स हमारे पास शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स होते हैं जो कि फेयर रखते हैं पानी से, ठीक है, वाटर का उनको फेयर होता है, फोबिया होता है, वो पानी से दवा नहीं ले सकते। तो इस तरह के पेशेंट्स के लिए जो ड्रग डिज़ाइन करी गई हैं वो कहलाती हैं ओरली डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट्स, ठीक है। इसके अलावा और भी कंडीशन में यूज़ होती हैं, मगर मैंने एक आपको एग्जाम्पल दी है इन ड्रग्स की, जिसमें हमारे पास एरिपिप्राजोल है ड्रग की एग्जाम्पल। एरिपिप्राजोल हमारे पास है क्या? एंटी साइकोटिक ड्रग्स है और ये शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स में यूज़ होती है, ठीक है। अच्छा, देन हमारे पास जीआई का जो पार्ट आता है माउथ के पास ओइसोफेगस का आता है। ओइसोफेगस की अगर हम बात करें, ये बेसिकली क्या है? कनेक्शन है हमारे फेरिंग्स और कार्डियक इंस्फिंक्टर जो होता है हमारा स्टमक का, उसके बीच में, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम ओइसोफेगस की ट्रांजिट मूवमेंट की बात करें, ठीक है, तो उसका टाइम जो होता है वो बहुत कम होता है। ओइसोफेगस के अंदर ट्रांजिशन बहुत कम टाइम के लिए होती है, विच इज़ वेरी वेरी लेस, अबाउट 10 to 14 सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा, ओइसोफेगस की अगर हम लेंथ की बात करें, उसकी लेंथ होती है 250 मिलीमीटर्स तक की, ठीक है। ये बेसिकली जो आपको शार्जल बुक रिकमेंड की गई है ना, उसी से ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ। एडिशन वाइज जो है वो चैप्टर वेरी कर सकता है। चैप्टर नंबर 14 या चैप्टर नंबर 13 अपने शार्जल की बुक के अंदर चेक कीजिएगा। उसमें फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स रिलेटेड टू ड्रग एब्जॉर्प्शन चैप्टर का नाम है, उसके अंदर आपको ये इसकी डिटेल मज़ीद मिल जाएगी इन टॉपिक्स की। देन हमारे पास जो जीआई का पार्ट है वो है स्टमक। स्टमक की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम स्टमक की कैपेसिटी की बात करेंगे। कैपेसिटी की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि स्टमक के अंदर ड्रग्स जो है हमारी जाती हैं और वहाँ पे उनका डिसोल्यूशन वगैरह हो रहा होता है, ठीक है। तो स्टमक की कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर 50 ml से लेके 1.5 लीटर तक जो है उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। और ये जो कैपेसिटी है ना, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। अच्छा, स्टमक की सिक्रेशंस की अगर बात करें तो स्टमक में कौन कौन सी सिक्रेशंस होती हैं, कौन कौन से सेल्स से होती हैं? पैराइटल सेल्स से होती हैं, पेप्टिक सेल्स से होती हैं, इसके अलावा जी सेल्स से होती हैं, और म्यूकोजा और सब म्यूकोजा से भी स्टमक की सिक्रेशंस होती हैं, उसके लेयर से बेसिकली दोनों। अच्छा, कैपेसिटी की यहाँ मैं बात आपको डिटेल में बता दूँ। अगर हम बात करें अपने डिसोल्यूशन टेस्ट की जो हम ड्रग्स पे परफॉर्म करते हैं कि वो किस तरह से जाके ह्यूमन बॉडी में डिज़ोल्व होगी, जो कि हमने अपने QC के कोर्स के अंदर बड़े डिटेल में देखा था डिसोल्यूशन टेस्ट का, ठीक है। तो डिसोल्यूशन टेस्ट के अंदर हम इस तरह से एक वेजल यूज़ कर रहे थे, ठीक है। इसके अंदर क्या था? सॉल्वेंट फिल था, फिर उसमें हम ड्रग डाल रहे थे, वो पैडल वगैरह मूव कर रहा था और फिर ड्रग जो है इसके अंदर डिज़ोल्व हो रही थी हमारी, ठीक है। अच्छा, उसके वेजल की भी हमने जो फिलअप रखा था, जो वेजल को हम फिल कर सकते हैं अबाउट अप टू 900 ml तक,
ठीक है। वाइल इट हैज़ कैपेसिटी अप टू 1000 ml, मगर इसकी कैपेसिटी होती है 1000 ml तक, लेकिन हम इसमें सॉल्वेंट 900 ml तक डाल रहे होते हैं। अच्छा, अब क्यों हम कम क्यों डाल रहे होते हैं, पूरा 1000 ऊपर तक क्यों नहीं डाल रहे होते हैं सॉल्वेंट? क्योंकि इस पर जब ये पेडल मूव करेगा ना, जो ड्रग को डिज़ोल्व करता है, इस तरह से पेडल था ना, ठीक है, ये जब ये घूमेगा ड्रग को डिज़ोल्व करेगा तो इसमें से जो सॉल्वेंट है वो निकल के बाहर गिर सकता है। इसी वजह से हम लोग 900 ml इसमें सॉल्वेंट का यूज़ कर रहे थे वेज़ल के अंदर। अच्छा, अब ये जो हम वेज़ल के अंदर रख रहे थे ना, कितना भी ये जो ml रख रहे थे 900 ml या 1000 ml तक की इसकी लिमिट थी, ये अकॉर्डिंग टू दिस कैपेसिटी, ठीक है, हमारी स्टमक की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लिमिट थी इसकी, क्योंकि 1.5 लीटर या 1 लीटर की अगर हम बात करें इक्वल टू 1000 ml, ठीक है, तो ये 1000 ml की ही हमारे पास वेज़ल की भी कैपेसिटी थी, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे सिक्रेशंस की स्टमक से, तो पहली सिक्रेशन हमारे पास पैराइटल सेल्स कर रहे होते हैं। कौन सी सिक्रेशन करते हैं? पैराइटल सेल्स जो है वो HCl की सिक्रेशंस करवाते हैं, ठीक है। देन हमारे पास पेप्टिक सेल्स होते हैं। पेप्टिक सेल्स जो होते हैं वो सिक्रीट करवा रहे होते हैं पेप्सिन की, ठीक है। अच्छा, पेप्सिन जो है हमारे पास प्रोटीन और पेप्टाइड्स की डाइजेशन में काम आ रहा होता है। किसकी? प्रोटीन या फिर पेप्टाइड की डाइजेशन करवाता है पेप्सिन। अच्छा, मोर देन 50 मोल प्रोटीन और अबाउट 50 मोल जो है वो पेप्टाइड की डाइजेशन परफॉर्म हो रही होती है पेप्सिन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद आ जाए जी सेल्स के ऊपर। जी सेल्स जिसको हम गैस्ट्रिक सेल भी बोलते हैं, गैस्ट्रिन सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सिक्रेट क्या करवाते हैं? गैस्ट्रिन की सिक्रेशन करवा रहे होते हैं। अब गैस्ट्रिन की अगर हम बात करें, हमारे पास बेसिकली जी सेल्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं इन एंट्रल म्यूकोजा में, ठीक है। यहाँ पे मैं नाम लिख देती हूँ अगर वर्बली आपको समझना है तो। एंट्रल म्यूकोजा, किसका एंट्रल म्यूकोजा? एंट्रल म्यूकोजा ऑफ द स्टमक, ठीक है। अच्छा, ये रिलीज़ करते हैं कब गैस्ट्रिन को? जब हमारे पास पेप्टाइड या प्रोटीन्स जो हैं वो प्रिजर्व होते हैं हमारे पास खाने के अंदर, ठीक है। एंड डिस्टेंशंस ऑफ स्टमक्स की जो है वो यानी मूवमेंट हो रही होती है हमारे स्टमक की, ठीक है। हमारे खाने के अंदर पेप्टाइड या प्रोटीन्स हैं और स्टमक की मूवमेंट होती है, जिसके नतीजे में जो है हमारे पास जी सेल्स जो है वो सिक्रेट करते हैं गैस्ट्रिन को, ठीक है। उसके बाद आ जाए म्यूकोजा या फिर सब म्यूकोजा के पास। अच्छा, ये इन सिक्रेशंस क्या कर रहे होते हैं? म्यूकस की कर रहे होते हैं। म्यूकस जो होता है प्रिवेंट करता है हमारे पास द ऑटो डाइजेशन परफॉर्म बाय पेप्सिन एंड HCl। अगर हमारे स्टमक के ऊपर म्यूकस की लेयर ना हो ना, ठीक है, अगर हमारे स्टमक के ऊपर यूँ म्यूकस की लेयर ना हो तो जो हमारे स्टमक में पेप्सिन या HCl होता है वो हमारे स्टमक की वॉल्स को ही ख़राब करना शुरू कर दें, ठीक है। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए स्टमक के अंदर जो एक लेयर रखी है वो म्यूकस की रखी है, ताकि स्टमक जो है ऑटो डाइजेशन परफॉर्म ना करे बाय दियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। किसके कॉम्बिनेशन से हमारे पास म्यूकस मिलता है? म्यूकोजा और सब म्यूकोजा लेयर दोनों से, ठीक है। उसके बाद हम GI ट्रैक के सेकंड पार्ट पे आते हैं। उसके स्टमक के बाद क्या आ जाता है? स्मॉल इंटेस्टीन्स आ जाती हैं। स्मॉल इंटेस्टीन्स में हमारे पास ड्यूडिनम, जेजिनम और इलियम, ठीक है, 3 इसके पार्ट्स हैं। ड्यूडिनम की अगर हम बात करें, ड्यूडिनम में हमारे पास बर्नर्स ग्लैंड्स होते हैं, बर्नर्स ग्लैंड्स, ठीक है। ये क्या करते हैं? आर प्रेजेंट हेयर, ड्यूडिनम में मौजूद होते हैं। इट सिक्रेट्स बाइकार्बोनेट आयंस फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक काइम। अच्छा, अब जब हमारे पास स्टमक में जो हमारे पास फूड होता है, जब वो क्रश होता है तो वो किस में चेंज होता है? काइम के अंदर, ठीक है। उसको काइम कहते हैं जब वो क्रश फॉर्म में आ रहा होता है। अब स्टमक में एसिड होता है तो ये जो काइम होता है ना, ये एसिडिक होता है। अब स्टमक से फूड जो है हमारे पास इंटेस्टीन में आ गया। इंटेस्टीन में कौन से पार्ट में? ड्यूडिनम में आ गया। ड्यूडिनम में बर्नर्स ग्लैंड्स हमारे पास मौजूद हैं। ये क्या करते हैं? क्या सिक्रेट्स करवाते हैं? बाइकार्बोनेट्स को, ठीक है, बाइकार्बोनेट के आयंस को। अब ये बाइकार्बोनेट के आयंस क्या करते हैं? जो काइम हमारे पास एसिडिक है ना, ये खुद क्या बाइकार्बोनेट बेसिक होते हैं ना, तो ये जाके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा ताकि हमारी बॉडी के अंदर एसिडिटी ना हो।
या जो एसिडिक काइम था वो आके इंटेस्टीन में किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। देन हमारे पास है जेजिनम। जेजिनम क्या है? इट इज़ अ स्मॉल पार्ट, ठीक है। यहाँ पे जो है सिक्रेशंस परफॉर्म होती हैं कंटिन्यूसली एज बाइल, ठीक है। बाइल की फॉर्म में भी हमारे पास सिक्रेशन होती है। देयर आर सम स्पेशल फीचर्स इन स्मॉल इंटेस्टीन्स, ठीक है। इन स्मॉल इंटेस्टीन के अंदर जो है यानी जेजिनम वाले पार्ट में हमारे पास कुछ ख़ास चीज़ हैं। पहला फीचर जो है वो है फोल्ड्स ऑफ क्रैकरिंग। अच्छा, इसका क्या काम है? ये सब म्यूकोजल फोल्ड्स होते हैं फाउंड इन ड्यूडिनम और जेजिनम, ठीक है। ये ड्यूडिनम और जेजिनम में होते हैं, ये कुछ इस तरह के दिखने वाले फोल्ड्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। देन हमारे पास विलाय होता है। अच्छा, विलाय की अगर हम बात करें, इसको हम लेक्टिल या फिर ब्लाइंड एंडेड भी कहते हैं। विलाय की जो शेप होती है वो कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। इसको हम ब्लाइंड एंडेड भी कहते हैं विलाय को। अच्छा, बिकॉज इट इज़ नॉट इन ब्रांचेस, ठीक है। ये विलाय क्या है, इसको ब्लाइंड एंडेड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये ब्रांच में डिवाइड नहीं है, इसकी मज़ीद ब्रांचेस नहीं है, ये इसी तरह से है, तो इसको हम ब्लाइंड एंडेड भी कहते हैं। अच्छा, विलाय के अंदर क्या होता है? लेक्टील होता है या लेक्टियोल होता है या विनियोल होता है। क्या बोला मैंने? विलाय के अंदर 3 चीज़ें बोली। नंबर 1, इट कंटेन्स लेक्टील और एसीटोल या विनोल, ठीक है। अच्छा, लिम्फेटिक सिस्टम या लेक्टील जो हमारे पास होता है ये एब्जॉर्प्शन करवाता है फैट्स की, और मेन फंक्शन है इसका क्या? इज़ अपटेक ऑफ मैक्रोफेजेस एंड एंटीजेंस। जो हमारी बॉडी में मैक्रोफेजेस या एंटीजेंस आ रहे होते हैं, तो विलाय का जो ये वाला पार्ट है ये उसकी क्या करवा रहा होता है? अपटेक करवा रहा होता है। अच्छा, फिर विलाय के बाद हमारे पास माइक्रोविलायस भी होते हैं, ठीक है। माइक्रोविलाय बेसिकली ब्रश लाइक बॉर्डर्स होते हैं ऑन विलाय। विलाय के ऊपर ही हमारे पास छोटे छोटे से ब्रश लाइक बॉर्डर्स होते हैं जिसको हम माइक्रोविलाय कहते हैं। अच्छा, ये कवर्ड होते हैं बाय फाइब्रस मटेरियल जिसको ग्लाइको, यहाँ मैं लिख देती हूँ वर्ड, ग्लाइको कैलिक्स कहते हैं, ठीक है। जो माइक्रोविलाय हैं ये बेसिकली हमारे पास कवर्ड हुए हुए होते हैं एक फाइब्रस मटेरियल जिसको हम ग्लाइको कैलिक्स भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे स्मॉल इंटेस्टाइन के, विच इज़ द इलियम। इलियम की अगर हम बात करें, इन इलियम देयर आर सम स्पेशल लिम्फॉइड टिश्यूज़ कॉल्ड पियर्स पैचेस। पियर्स पैचेस हमारे पास क्या हैं? लिम्फॉइड टिश्यूज़ हैं, ठीक है। अच्छा, दे आर इन्वॉल्व्ड इन इम्यून सिस्टम, अपटेक ऑफ मैक्रोफेजेस और मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड एंटीजेंस, ठीक है। ये जो पेयर्स पैचेस हैं ये हमारे पास इम्यून सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और ये मैक्रोफेजेस और या फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स या एंटीजेंस की अपटेक करवा रहे होते हैं। देन हमारे पास आती हैं पेनक्रियाटिक सिक्रेशंस की अगर हम बात करें, जो एक सिक्रेशन की टाइप है पेनक्रियाटिक सिक्रेशंस। अच्छा, इसमें जो है अमाइलेज और लाइपेज सिक्रेट होते हैं। अमाइलेज एंड लाइपेज जो है सिक्रेट्स होते हैं और ये एक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अच्छा, वाइल प्रोटीएज, यानी अगर हम बात करें प्रोटीएज की, जो हमारे पास कहाँ यूज़ होता है? प्रोटीन की डाइजेशन में, ठीक है। ये हमारे पास किस फॉर्म में होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये पेनक्रियाटिक सिक्रेशंस की बात करें, पेनक्रियाटिक सिक्रेशंस में कौन कौन इन्वॉल्व है? अमाइलेज, लाइपेज एंड प्रोटीएज, जिसमें अमाइलेज एंड लाइपेज आर एक्टिव फॉर्म में मौजूद हैं, जबकि प्रोटीएज जो है इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये अगर हम इनकी बात करें, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये जो होते हैं ये सारे क्या हैं? प्रोटीएजेस की एग्जांपल्स में ही आते हैं, प्रोटीएजेस हैं। अच्छा, अब ये जो इनएक्टिव फॉर्म होती है ना इनकी, प्रोटीएज की इनएक्टिव फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? ज़ाइमोजन, ठीक है। दे आर एक्टिवेटेड बाय द एंटेरोकाइनेज एंजाइम, जो कि बाइल में होता है, हैज़ बाइल एसिड, बाइल सॉल्ट, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, ठीक है।
ये जो ज़ाइमोजिन या हम प्रोटीएज दोनों एक ही बात है, उसी का नाम है ना। ये एक्टिव किससे होते हैं? एंटेरोकाइनेज से। एंटेरोकाइनेज जो एक एंजाइम है, अच्छा, उससे ये एक्टिव होते हैं। बाइल एसिड्स की अगर हम बात करें, आर कीप इन सर्कुलेटिंग फॉर्म। जो हमारे पास बाइल एसिड्स होते हैं ना बॉडी में, वो सर्कुलेटिंग फॉर्म में मौजूद होते हैं, सर्कुलेट होते रहते हैं एंड रीएब्जॉर्ब हो रहे होते हैं हमारे पास। इनकी रीअब्जॉर्प्शन होती रहती है और ये हमारे पास कहाँ जा रहे होते हैं? गोज़ टू हेपेटिक पोर्टल वेन्स। ठीक है, बाइल एसिड्स कहाँ जाते हैं? हेपेटिक पोर्टल वेन्स के अंदर। हेपेटिक पोर्टल वेन हमारे पास कहाँ मौजूद होंगी? ऑब्वियस के लीवर में मौजूद होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये बाइल एसिड जो है ये लीवर की तरफ जाता है एंड एज द हाई हेपेटिक क्लियरेंस रेट, अब जो लीवर है वहाँ से क्लियरेंस जो होती है वो बहुत हाईली क्लियरेंस हो रही होती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? दे आर रीसिक्रेटेड। दिस प्रोसेस इज़ नॉन एज इंटेरोहेपेटिक रीसर्कुलेशन। अब ये क्लियर होते जाते हैं बॉडी से, क्योंकि हेपेटिक क्लियरेंस का रेट जो है वो ज़्यादा है, बॉडी से क्लियर होते रहेंगे, तो इसी वजह से देन अगेन जो है बाइल एसिड की रीसिक्रेशंस होती रहेगी। इसी चीज़ को हम बोलते हैं इंटेरोहेपेटिक रीसर्कुलेशन। ठीक है, देन हमारे पास जो पार्ट आता है जीआई ट्रैक का, कॉलोन। कॉलोन हमारे पास जो है पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं कॉलोन में, असेंडिंग और डिसेंडिंग पार्ट। ठीक है, ये वाला जो है असेंडिंग कॉलोन है, ये वाला जो है डिसेंडिंग कॉलोन है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कुछ फ्लेक्चर्स होते हैं, स्प्लेनिक फ्लेक्चर्स। ठीक है, और ये वाली जो लेयर होती है ना यहाँ वाली, ये होती है ट्रांसवर्स कॉलोन। 3 कॉलोन्स हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड ट्रांसवर्स कॉलोन। ठीक है, उसके अलावा सीकम होता है हमारे पास और सिग्मॉइड कॉलोन होता है। ठीक है, ये तो हो गया उसका स्ट्रक्चर। अच्छा, असेंडिंग और डिसेंडिंग कॉलोन्स जो होती हैं आर रिलेटिवली फिक्स्ड। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग जो हैं ये फिक्स्ड होती हैं। ठीक है, रिलेटिवली फिक्स्ड, जबकि ट्रांसवर्स कॉलोन और सिग्माइड कॉलोन जो हमारे पास ये दो हैं, ये क्या है? रिलेटिवली फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल फॉर्म में होती हैं। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग फिक्स होती हैं। इसके अलावा ये सपोर्ट करीब इनको कौन होता है? सीकम और हमारे पास हेपेटिक फ्लेक्चर्स। हेपेटिक फ्लेक्चर्स और सीकम जो है इसको फिक्स करे हुए होते हैं, और इसके अलावा स्प्लेनिक फ्लेक्चर्स भी होते हैं जो कि हेल्प करता है असेंडिंग और डिसेंडिंग को अपनी जगह पे फिक्स रहने में। जबकि ट्रांसवर्स कॉलोन और सिग्माइड कॉलोन जो है हमारे पास फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी इसमें मूवमेंट होती रहती है दोनों में। कॉलोन हमारे पास अगर हम उसकी बात करें, उसके अंदर क्या होता है? नॉर्मल फ्लोरा होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये नॉर्मल फ्लोरा जो होते हैं वो रिलाई करते हैं किसके ऊपर? अनडाइजेस्टेड पॉलीसेक्राइड्स के ऊपर। समटाइम्स जो हमारे पास ये बैक्टीरियाज होते हैं ना नॉर्मल फ्लोरा, आर इम्पॉर्टेंट फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। ठीक है, ये नॉर्मल फ्लोरा मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व होते हैं ड्रग्स की। सेम डिजीज़ सच एज इरिटेबल बाउल डिजीज़, IBD। अगर हम बात करें, कुछ इस तरह की डिजीज़ भी हैं जिसमें हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की बात करें, जिसको IBD भी कहते हैं। अच्छा, इट इंक्लूड्स, कुछ इसमें ड्रग्स होती हैं जिसको हम क्रॉन्स ड्रग्स वगैरह, जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल है लीवोडोपा की। ठीक है, जो कि IBD डिजीज़ के अंदर यूज़ हो रही होती है। लीवोडोपा जो है वो हमारे पास क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में एज बल्क लेक्सेटिव यूज एज डाइसेक्राइड्स। देन बैक्टीरिया इनको क्या करता है? ब्रेक कर देता है, और कनेक्टिव जो हमारे जो कन्वर्ट, इसको कन्वर्ट करवा देता है ब्रेक करने के बाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज को, एंड देन दिस एब्जॉर्प्शन, ये जो होती है एब्जॉर्ब हो रही होती है फ्रॉम हमारे पास यहाँ से कहाँ पे? जर्नल, हमारी एब्जॉर्प्शन यहाँ से इसकी परफॉर्म हो रही है, और जो ड्रग है हमारा फिर जाके अपना इफ़ेक्ट दे रही होती है। अब GI में तो ये अपना इफ़ेक्ट इसको देना है,
तो वो एब्जॉर्प्शन होगी तभी जाके अपना इफेक्ट दे पाएगी ना। अब ये लीवोडोपा की हमने फॉर्म में ड्रग दे दी, पेशेंट को लीवोडोपा दे दिया। लीवोडोपा की जो है वो मेटाबॉलिज्म नॉर्मल फ्लोरा जो हमारी बॉडी में मौजूद है वो भी करवा रहे होते हैं। तो अब इनकी जो मेटाबॉलिज्म होगी, मेटाबॉलिज्म के बाद ये क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, और फिर वो आराम से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और ड्रग अपना एक्शन जो है वो परफॉर्म कर देगी। देन हमारे पास दूसरे जीआई के ट्रैक की अगर हम पार्ट की बात करें तो हमारे पास रेक्टम आ जाता है। अच्छा, रेक्टम की अगर हम बात करें, इट इज़ परफ्यूज्ड बाय द लोअर हेमरॉइडल वेन्स, ठीक है, और जिसको हम इन्फीरियर हेमरॉइडल वेन्स भी कह सकते हैं। उसके अलावा क्या होता है, इसके पास सुपीरियर हेमरॉइडल वेन्स होती हैं और मिडिल हेमरॉइडल वेन्स होती हैं, ठीक है। बाकी इसकी इतनी ज़्यादा मतलब एब्जॉर्प्शन ड्रग में इतना इन्वॉल्व नहीं है बहुत ज़्यादा, तो आप इसकी जो है वो बुक से भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, दीज वेन्स, अगर हम इन वेन्स की बात करें, इन्फीरियर हेमरॉइडल वेन, सुपीरियर हेमरॉइडल वेन या मिडिल हेमरॉइडल वेन्स की, ये वेन्स जो होती हैं वो इनकी ओपनिंग्स जो होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास सुपीरियर वेन होती है ना, वो ओपन हो रही होती है एट लीवर, हेयर फर्स्ट पास इफेक्ट अकर्स, ठीक है। लीवर के अंदर क्या होता है, फर्स्ट पास इफेक्ट हो रहा होता है ड्रग्स के ऊपर परफॉर्म। अच्छा, जो हमारे पास मिडिल लेयर जो होती है ना, मिडिल वेन जो होती है वो ओपन हो रही होती है इन्फीरियर वेना कैवा में। सो इट गिव इट इफ़ेक्ट्स टू डायरेक्ट इन जर्नल सर्कुलेशन, तो वो जो है अपना इफेक्ट जो है डायरेक्टली जर्नल सर्कुलेशन में दे रही होती है, क्योंकि ये कहाँ पे ओपन हो रही है, जाके इन्फीरियर वेना कैवा में, ठीक है। तो जहाँ पे जिसकी ओपनिंग हो रही है उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ जाके अपना इफेक्ट देगी। तो यहाँ पे जो बेसिक हमारे पास स्ट्रक्चर था हमारे जीआई ट्रैक का, वो यहाँ कंप्लीट होता है, ठीक है। बस आपको होमवर्क आपका ये है कि रेक्टम से रिलेटेड के कौन सी वेन जो है वो कहाँ जाके ओपन हो रही है, वो थोड़ा सा बुक से डिटेल में देख लिएगा, ठीक है। और लीवोडोपा के अलावा आईबीडी डिजीज़ में अपनी नॉलेज के लिए भी देख लीजिएगा कि कौन कौन सी ड्रग्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, ठीक है। क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स जो हैं वो यूज़ हो रही हैं। यहाँ पे हम अपना बायो फार्मास्यूटिक्स का जो आज का टॉपिक है वो क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम न्यू अपने चीज़ के साथ मिलेंगे, और हमारे पास जो टॉपिक होगा नेक्स्ट वो होगा गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम या गैस्ट्रिक ट्रांजिट टाइम या गैस्ट्रिक रेजिडेंस टाइम, ठीक है। सो इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।